हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सॉलिड स्टेट की प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉलिड्स और उसके कुछ बेसिक टर्म्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश की थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये सारे बेसिक टर्म्स क्लियर हो चुके होंगे। आज का जो वीडियो है वो आपके सॉलिड स्टेट के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है उस विजुअलाइजेशन पावर का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, की जो क्रिस्टल्स होते हैं या फिर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपकी पैकिंग किस तरह की होती है। आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे होंगे जो सॉलिड तो होते हैं लेकिन एक ही टाइप के सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग तरह का होता है। लाइक आपका अखरोट, आपने दो तरह के अखरोट देखे होंगे कि एक अखरोट जो आपके हाथ में लगते ही फूट जाता है और एक अखरोट जो कई कोशिशों के बाद पत्थर से फोड़ने पर ही आपका क्या होता है, फूटता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों सॉलिड तो हैं लेकिन एक बहुत इजीली आपका क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, लेकिन एक बहुत कोशिशों के बाद आपका अखरोट क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये सब आप जानने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में, जिसका नाम है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो ये क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल आपकी डिपेंड करती है कि आपका कितना जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं आपके उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कितना स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई किया है और कितना स्पेस आपका खाली है। तो जितना ज्यादा स्पेस अगर खाली होगा तो इसका मतलब सॉलिड आपका इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जबकि अगर आपका मिनिमम स्पेस उसमें खाली है तो उस सॉलिड को टूटने में आपकी क्या होगी, अधिक समय आपको लगेगा। तो आपका आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। और इस क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की आपने प्रॉपर्टीज देखी थी कि उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश ये करेंगे कि जो आपके 3 डायमेंशनल पिक्चर्स के जरिए नहीं, हम 3 डायमेंशनल ऑपरेशंस के जरिए आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इसी टॉपिक्स पे आपके जो कई बच्चे होते हैं वो इस टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं और इसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड है या फिर जो ऑब्जेक्ट आपके सामने होती है या फिर शायद आपकी आंखें ही हो, वो 2 डायमेंशनल होती है और आपको 2 डायमेंशनल में आपको 3 डायमेंशनल ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो वो बहुत एक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है और आपको उसको समझने के लिए बहुत दिक्कतें आती है। तो आज का जो ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट मतलब है कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ क्रिस्टल अगर आपका ऑक्यूपाइड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से और मिनिमम एम्प्टी स्पेस आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसी को हम बोल देंगे आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। लाइक अगर आपके घर में 2 भाई हैं, छोटे भाई और बड़ा भाई, और आपके पास एक बैग दिया गया है, तो छोटे भाई को अगर उस बैग में कपड़े कुछ पैक करने हो तो छोटे भाई ने सपोज कीजिए कि 5 ही कपड़े हो, क्या 5 जोड़ी कपड़े उस बैग में पैक कर पाया। लेकिन एक जो बड़ा भाई आपका उसने उसमें 10 जोड़ी आपके कपड़े पैक कर दिए। तो हम देखेंगे कि जो छोटा भाई था वो सिर्फ 5 ही कपड़े उसमें पैक कर पाया और बड़ा भाई आपके 5 जोड़ी कपड़े पैक कर चुका है। तो इसका मतलब जो बड़ा भाई था उसके उसमें आपका मिनिमम एम्प्टी स्पेस क्या होगा, बचा था, और मैक्सिमम स्पेस उसने क्या किया, उस बैग का भर दिया है। तो इसी को हम बोल देंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। कि किसी भी क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कितना मिनिमम स्पेस आपका छोड़ रहे हैं और कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेस आपका भर रहे हैं। इसी बेसिस पे आपकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो 1 डायमेंशनली जानने की कोशिश करते हैं। पहले 1 डायमेंशनली क्लोज पैकिंग, क्योंकि इन 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल से ही आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आप 1 2 से फिर आप 3 डायमेंशनल ऑपरेशन करने में सक्षम हो पाएंगे, यानी कि उसको समझने में आप आसानी आपको होगी। इसलिए पहले आप 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जानने की कोशिश करते हैं। 1 डायमेंशन जैसे कि आपको पहले बता चुका था, जिसमें एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, इन एक्सिस में से कोई भी एक एक्सिस क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे हम बोल देते हैं 1 डायमेंशन, या फिर लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स है उन एटम्स को एक स्फेरिकल ऑर्डर में मान लें, स्फेरिकल शेप अब उसकी मान लें, जैसे आपको पता है कि एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो एटम्स को अगर मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर दूं,
तो ये हो गया आपके वन डायमेंशनल, एटम इस तरह से अरेंज होंगे। या फिर अगर वाई एक्सिस में अरेंज करने हो आपको तो एटम कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, और अगर आपको जेड एक्सिस में अरेंज करने हैं तो एटम कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। और देख रहे होंगे आप कि अगर मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूं तो इनमें एटम्स के बीच एक मिनिमम स्पेस खाली है, मिनिमम, इसके ज्यादा इसमें स्पेस अब हम क्या नहीं कर सकते हैं, भर नहीं सकते, कम स्पेस और स्पेस बच नहीं सकता है। तो ये कहलाती है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की, किस तरह से आपके जो एटम्स होंगे वो वन डायमेंशनली अरेंज होते हैं। तो ये आपकी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पे एक टर्म्स यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर से आपका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी एटम्स को इस तरह से अरेंज कर दें, वन डायमेंशनली, टू डायमेंशनली या फिर थ्री डायमेंशनली आपको अरेंज कर दें, तो किसी भी एक एटम को स्टैंडर्ड मानने के बाद उस एटम को कितने अदर एटम्स आपके टच कर रहे हैं या फिर उसके नाइबरिंग एटम्स जो उसको टच कर रहे हैं उसी को हम बोल देते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज कीजिए कि ये आपका एक एटम है जिसको मैंने स्टैंडर्ड मान लिया है, तो इस एटम को कितने अदर एटम्स और टच कर रहे हैं जो इसके नाइबरिंग एटम्स हैं, तो देखेंगे आप एक और दो, सिर्फ दो ही एटम है जिसको टच कर पा रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इसको यहां पे देखूं तो एक दो, एक दो, तो अगर आप वन डायमेंशन में अरेंज करते हैं किसी भी एटम्स को तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है आपका 2। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटम्स, यहां पे आप लिखने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम डेफिनेशन देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर एटम्स, या फिर इसे बोलेंगे टचिंग एटम, टचिंग एटम टू एनी अदर एटम, टचिंग एटम टू एनी अदर एटम्स इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे कि हमने देखा कि वन डायमेंशनल जब आप कोऑर्डिनेशन, जो आप वन डायमेंशनल जब हम कांस्टेंट पार्टिकल्स या एटम्स का अरेंज कर रहे थे तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था आपका। तो 1D में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पर ये चीज भी ध्यान देने लायक बात है कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा क्लोज पैकिंग उतनी ज्यादा होगी। ये रिलेशन आपका बन गया कि जो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो क्लोज पैकिंग क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। यानी कि क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल की जो पैकिंग होगी वो उतनी अच्छी आपकी होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। यहाँ पे फिर से हम कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर को के कुछ फैक्टर होते हैं, कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करते हैं जो फैक्टर्स, वो पहले आपका टेम्परेचर और दूसरा आपका प्रेशर। कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं और प्रेशर बढ़ाएं तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने लेक्चर फर्स्ट में या जानने की कोशिश की होगी और जाना भी होगा कि जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें जो मैटर के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और कोई भी जो एटम्स होता है या फिर कोई जो मैटर होता है वो दो फैक्टर्स पर इन्वॉल्व होता है, आपके थर्मल एनर्जी और आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलरली मूव कर रहे होते हैं, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स होंगे उनको क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो दूर दूर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ये नाइबरिंग एटम्स होंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आएंगे। अब इस वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम एक्सपेरिमेंट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि जो आपके नाइबरिंग एटम्स होते हैं किसी भी एटम्स के, उन एटम्स के बेसिस पे कोऑर्डिनेशन नंबर जानने की कोशिश।
तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वन डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स या फिर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कैसे आता है। तो वन डायमेंशन का मतलब है कि किसी भी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में अगर अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एटम्स को दिखाने के लिए मेरे पास हाथ पे एक लड्डू है। इस लड्डुओं के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कांस्टेंट पार्टिकल्स किस तरह से आपके अरेंज होते हैं वन डायमेंशन। तो सपोज कि ये एक लड्डू है। इस लड्डू में अगर मैं इस तरह से इसको डायरेक्शनली क्या कर देता हूँ, लड्डुओं को जोड़ देता हूँ, तो ये आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग आपकी हो जाती है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसकी डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है, लंबाई में ये अरेंज हो सकते हैं, चौड़ाई में अरेंज हो सकते हैं, या फिर ऊंचाई में अरेंज हो सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से अरेंज कर दूँ इसे, तो ये आपके देखो जेड एक्सिस। अगर इस तरह से अरेंज कर दें तो ये आपकी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो अगर इस लाल लड्डू को अगर मैं आपका स्टैंडर्ड मान लूँ, तो आप देख पाएंगे कि इस लाल लड्डू के सराउंडिंग जो नाइबरिंग एटम्स हैं जो इसे टच कर रहे हैं, इस लाल लड्डू को जितने नाइबरिंग एटम्स हैं जो टच कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होगा कि किसी भी एटम्स के जो नाइबरिंग एटम जो इसे टच कर रहे हैं उसे हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2। जैसा कि हमने अभी एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा कि किस तरह से वन डायमेंशनल अरेंजमेंट से आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो 2 आ रहा था, और वहां से हमने जानने की कोशिश की कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के जो फैक्टर होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर वो किस तरह से उसे इफेक्ट करते हैं। ये तो रही थी वन डायमेंशन की बात। अब देखते हैं कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यानी कि जहां पे लंबाई और चौड़ाई आपकी प्रेजेंट हो कि उस पर किस तरह से आप क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 टाइप की होती है। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहला है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आपका 3 डायमेंशनल के लिए एक बेस क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बच्चे इस हेक्सागोनल यानी कि टेट, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज होने वाले आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपके समझ में अच्छे से आज आ जाएगा कि किस तरह से टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से आपकी हेक्सागोनल या फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, अगर 2 डायमेंशनली हम एटम्स को अरेंज करें, अभी हमने 1 डायमेंशनली अरेंजमेंट देखा था कि किस तरह से कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके बन रहे थे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम देखते हैं, इस पैकिंग को हम ए टाइप भी बोल देते हैं। ए टाइप, ये जो पूरी दोनों तरह की जो टाइप जो पैकिंग होती है इसे ए टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही लेयर आपकी बनेगी, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई अभी इसमें आएगी नहीं। और आपको ये ध्यान देना है कि जो आपके क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। तो ये आपका बेस बन रहा है आपका 3 डायमेंशनल तक पहुंचने के लिए। इसे वीडियो को ढंग से देखिए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर दें कि चौड़ाई में कुछ एटम्स इस तरह से जुड़े और लंबाई में एटम्स एक एटम्स के जस्ट नीचे अगर एटम जुड़ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दें तो ये हो जाती है आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। किस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है अभी देखते हैं। और अगर हम एटम्स को, चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे है, देखो जैसे हमने 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक एटम को स्टैंडर्ड माना था और इस बेसिस पे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर का निकाला था, और यह जानना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी पैकिंग इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी, यानी कि उसमें उतनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं इस एटम को स्टैंडर्ड मान, किसी भी एक एटम को अगर आप स्टैंडर्ड मानते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एटम को मैंने स्टैंडर्ड माना, तो देखिए इस एटम को कितने और एटम्स क्या करें, टच करें। तो देखेंगे आपकी एक एटम ये है, एक ये वाला एटम, एक ये एटम और एक ये एटम, ठीक। और अगर इस लैटिस पॉइंट को, इस एटम के लैटिस पॉइंट्स को मैं मिलाने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि एक स्क्वायर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। एक स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसी कारण इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। और इस एटम को क्योंकि 4 अदर एटम्स क्या करें, टच कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहां पर आपको कुछ वैकेंट स्पेस दिख रहा होगा। 1 डायमेंशनल का आपको कुछ इस तरह का स्पेस आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ वैकेंट स्पेस दिख रहे होंगे हर एक जगह पर, ठीक है ना। इसी बात को हम बोल रहे थे, कितना एट किसी भी क्रिस्टल में जो वैकेंट स्पेस बच जाता है, कम से कम आपको वैकेंट स्पेस बचना चाहिए और अधिक से अधिक आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। तो देखिए कुछ इस तरह की यहाँ पे क्या बन रही है भाई, खाली स्पेस बच रहा है। तो जो ये खाली स्पेस यहाँ पे बचता है, इस खाली स्पेस को बोल देते हैं वॉइड्स।
क्या बोल देते हैं? वॉइड्स। तो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड वॉइड्स। किसी भी क्रिस्टल में जो वैकेंट स्पेस आपका बच जाता है उस वैकेंट स्पेस को ही हम बोल देते हैं वॉइड्स। तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह की वॉइड्स यहाँ पे बन रही है और यही थी आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर एटम्स को हम अरेंज करें तो वहां पे जो एक एटम है उस एटम को चार अदर एटम्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरह से क्या कर एक स्क्वायर को फॉर्मेशन कर रहे थे, इसीलिए इसको बोलते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मैं एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज कर दूं। ये फर्स्ट लेयर बेसिक लेयर बन रही है आपकी, क्योंकि ऐसे भी आपका 2 डायमेंशन है तो आपकी सिर्फ एक लेयर बनेगी, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई भी इसमें आएगी नहीं। लेकिन जो दूसरी लाइन है उस दूसरी लाइन को अगर मैं इस तरह से अरेंज न करूं, एक एटम के जस्ट नीचे न लगा के इन दो एटम्स के जो गैप है इस गैप में अगर मैं भर दूं तो आप देखोगे कि जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से आएगा। अब जो तीसरी लाइन है उसे मैं क्या करूं, इनके बीच के गैप में भरूं। फिर जो चौथी लाइन है फिर इसके बीच और इसके बीच के गैप में। अब किसी भी एक एटम को अगर मैं स्टैंडर्ड मानता हूं, सपोज कीजिए मैं इस एटम को अगर मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूं, आपको पता है कि किसी भी एक एटम को कितने अदर एटम आपके टच कर रहे हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो आप देखोगे कि इस वाले एटम को कितने और एटम टच करें, तो आप देखोगे कि एक ये वाला एटम है, एक ये एटम, एक ये एटम, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम। तो टोटल 6 एटम इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है 6। और इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एटम को के साथ 6 एटम्स मिलने पर 6 क्या बना रहे हैं आपकी एक हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक हेक्सागोनल रिंग आपको दिख रही है बेंजीन रिंग की तरह एक हेक्सागोनल रिंग आपकी फॉर्म हो रही है, इसीलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। इसमें और इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ डिफरेंस आपको मिल रहा है। यहां पर जो वॉइड्स थी वो वॉइड्स कुछ इस तरह से थी, जबकि यहां पर जो वॉइड्स है वो दो तरह की वॉइड्स मिल रही है आपको, एक कुछ इस तरह की और एक इस तरह की। और ये दोनों वॉइड्स आपकी हैं ट्राइएंगुलर वॉइड्स। ट्राइएंगुलर वॉइड्स, इनका शेप आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल की तरह है, तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं ट्राइंगुलर वॉइड्स। क्योंकि एक ऊपर की तरह है तो इसे बोल देते हैं अपवर्ड वॉइड्स और एक नीचे को है तो इसे बोल देते हैं डाउनवर्ड वॉइड्स। डाउनवर्ड वॉइड्स। तो इस 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि अगर हम किसी भी एटम्स को इसको इस तरह से अरेंज करते हैं तो वहां पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह से आई थी और वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आ रहा था 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ रहा था तो वहां पे वॉइड्स कुछ इस तरह से बन रही थी, जहां पे कि वॉइड्स कुछ एक बड़ी वॉइड्स बन रही थी, ठीक है ना, यानी कि वैकेंट स्पेस आपका ज्यादा बच रहा था। जबकि अगर एटम्स को कुछ इस तरह से हम अरेंज करें तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था और वॉइड्स कुछ पहले से छोटी आ रही थी। मींस कि अगर हम एटम्स को इस तरह से अरेंज करें तो आपके जो क्रिस्टल लैटिस है उस क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड्स है वो वॉइड्स यानी कि जो मिनिमम ऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा आएगा और एम्प्टी स्पेस आपका कम आएगा, किससे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इन दोनों ऑपरेशंस को, इन दोनों क्लोज पैकिंग को हम अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा करने की कोशिश। तो चलिए अब 2 डायमेंशनली हम क्लोज पैकिंग करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, बोर्ड में अभी हमने देख चुके थे, और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 किस तरह से जनरेट हो रहा था। अब इसे हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड्डू मैंने अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड ले रखे हैं, इन लड्डू को मैंने एटम्स मानना है क्योंकि लड्डू का जो शेप होता है वो एटम्स की तरह एक स्फेरिकल शेप होता है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ। और इसी के बेसिस पे आपका 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होगी वो आपकी बहुत ईजी होने जा रही है। तो देखिए अगर मैं लड्डू को कुछ इस तरह से अरेंज करूँगी, जो आपकी जो फर्स्ट लेयर है इसमें अरेंज होते जा रहे हैं लंबाई और चौड़ाई। 2D का मतलब है कि इसमें जो एटम्स होंगे वो सिर्फ 2 डायमेंशनली अरेंज हो जाएंगे लंबाई और चौड़ाई की तरह, लंबाई और चौड़ाई में क्या होंगे, अरेंज होंगे।
जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि कुछ इस तरह की वॉइड्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपकी जनरेट हो रही थी। तो इस तरह की शेप आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस तरह की आपको वॉइड्स यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है ना। इस तरह की वॉइड्स का आपको यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं किसी एक एटम को स्टैंडर्ड मान लेता हूँ, सपोज कीजिए मैं इस वाले एटम को हटा के यहाँ पे एक लाल एटम को जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझने में और विजुलाइज करने में एक आसानी होगी। तो अगर मैं इस एटम को स्टैंडर्ड मान लेता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इस एटम को 4 एटम्स और क्या कर रहे हैं, घेरे हुए हैं कि टच कर रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 और 4। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा था कि 4 आ रहा था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इसका 4 आ गया। कि किसी भी एटम्स को कितने अदर एटम्स क्या करके रखें, घेर के रखते हैं, उसे हम बोल देते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखते हैं कि किस तरह से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर, एक स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब देखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्पेस इतना बच रहा है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका एम्प्टी स्पेस को एक ट्राइंगुलर, 2 ट्राइंगुलर वर्ड्स बनेंगे यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड, उससे देखते हैं किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब मैंने इस अरेंजमेंट को हटा दिया है। अब इसमें जो लड्डुओं का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से लगा दिया है कि जो सेकंड वाली जो लाइन है उसमें आपका एटम्स, इन 2 एटम्स के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो एटम्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे कि इसके जो स्पेस है इसके बीच में खाली होगा। तो एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो चुका है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि जो थर्ड लेयर है, अब जो तीसरी लेयर होगी, तीसरी लाइन होगी, इनके 2 एटम्स के बीच में आपको अरेंज कर दूंगा मैं से। तो आप देखिए बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं इस एटम को हटाऊं, इस एटम को स्टैंडर्ड मानता हूं या फिर इस एटम का इस यहाँ पर से अरेंजमेंट हटा देता हूं और यहाँ पर एक लाल लड्डू को लगा देता हूं, तो पहले तो आप देख सकते हो कि इस एटम को कितने एटम्स और घेर के रखे हुए हैं, कितने एटम्स और टच कर रहे हैं। आप देख पाओगे कि जो 1 2 3 4 5 6 अदर एटम्स जो हैं उससे घेर के रखे हुए हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से आपको दिख पा रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 6 एटम्स इसको घेर के रखे हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है 6। अब आप यहाँ पे एक नई चीज़ दिख रही होगी आपको कि यहाँ पर जो वॉइड्स थी, पहले कुछ इस तरह की वॉइड्स आपको फॉर्म हो रही थी। अब जो ये वॉइड्स हैं, अब ये वॉइड्स का जो शेप साइज है कुछ छोटा हो चुका है, कुछ इस ट्राइंगुलर वॉइड्स आपको दिख रहे होंगे, एक अपवर्ड ऊपर की ओर देखिए, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि एक अपवर्ड वॉइड्स आप यहाँ पे जनरेट हो चुकी है और एक नीचे की ओर जो वॉइड्स बन रही है आपकी डाउनवर्ड्स वॉइड, कुछ इस तरह की वॉइड्स, जो कि पहले के कंपैरिजन में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने देखी थी, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने देखी थी, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कंपैरिजन में जो वॉइड्स थी जस्ट इसके आधे हो चुकी है। यानी कि जो वॉइड्स थी आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, उसमें इतना एम्प्टी स्पेस आपका बच रहा था, जबकि अगर मैं इस तरह का अरेंजमेंट आपका लगाऊं तो इस अरेंजमेंट में आपका जो वॉइड्स है वो वॉइड्स आपकी क्या आ रही है, थोड़ी छोटी आ रही है, यानी कि एक ट्राइंगुलर वॉइड्स बन रही है। इसका मतलब अगर हम एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज करें, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह से अरेंज करें, तो आपकी जो पैकिंग होगी या पैकिंग जो एफिशिएंसी होगी वो उतनी अच्छी होगी, यानी कि आपकी जो क्रिस्टल होगा वो मैक्सिमम स्पेस आपको ऑक्यूपाई करेगा और मिनिमम स्पेस आपका उसमें खाली बचेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जिसपे यहाँ पर हमने यह भी समझा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका पैकिंग इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी। जैसा कि भी हमने देखा कि किस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमारी जो पैकिंग इफिशियंसी थी वो आपकी आ रही थी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था और स्क्वायर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 6 आ रहा था। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होता है उसका पैकिंग इफिशियंसी उतनी अच्छी होगी। अब इसी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को देखते हुए अब हम इस 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को आगे 3 डायमेंशनली किस तरह से अरेंज करेंगे उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझकर कि किस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो किसे कहते हैं, आपकी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी वो 3 डायमेंशनली आपका क्लोज पैकिंग होगी, जो कि आपकी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जिसमें आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।